मैं बेटा बोलूं या Yes, आप sir. कुछ लिख रहे हो? सर मैं हालिमा? लिख लेती हूँ। ओके सर मैं लिख लेती हूँ। हाँ ठीक है ओके। हाँ ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ फर्स्ट नेम लिखना बेटा, सिर्फ फर्स्ट नेम, बाकी तो मैं कर दूंगा तो। ओके सर। एंड मेरी सर बेटा आपने जो क्वेश्चन भेजे थे, जब तक उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना? यस सर। आपका क्वेश्चन था पहला कि द फोर्स F experienced by a particle of charge E moving with velocity V in a magnetic field B is given by F is equal to Q V cross V होता है, इसमें उसने E लिख दिया हुआ है, ठीक है, एक ही बात है। आगे बेटा आपने लिखा है ऑफ दीज नेम द पेयर्स ऑफ वेक्टर्स which are always at right angles to each other। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? सर समझ नहीं आया सर। वो ये पूछ रहा है कि इसमें दो फोर्स कौन से होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्योंकि जब 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 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी वहाँ पे है ही है, और दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो 90 का रहेगा। इसलिए यहाँ पे आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई शुड द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। क्या बेटा? एफ और वी भी दिया है। वी? हाँ सर वो नहीं आया समझ। बेटा वी तो बेटा उसकी वेलोसिटी होगी ना। आपके जो अपना लॉरेंट फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, राइट। मगर अपने इसमें Q कितना है, Q जहाँ पर चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो E इंटू वी क्रॉस बी हो जाएगा वो। बस यही तो बात है केवल। सर इसमें दो पेयर्स बताए सर, एक एफ एंड वी और एक एफ एंड बी, तो सर एफ एंड वी कैसे, वो समझ नहीं आया। एक मिनट, ऑफ दीज, ये लिखा है आपने इसमें, ऑफ दीज लिखा है ना। यस सर। नेम द पेयर ऑफ वेक्टर्स व्हिच आर ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। इसका आंसर दिया कुछ? यस सर, इसमें सर दिया है एफ एंड वी as well as f and b are the pairs which are always at right angles to each other। एफ एंड वी और एफ एंड डी। f and v और f and b। बी? ये तो बेटा बेटा एक काम करना, तो पूरा क्वेश्चन मुझको फिर भेजना रहा, इसको उसको इसको उसका आंसर भेज देना, ठीक है ना। यस सर। है ना, मैं तुझको जो है फोन लगा के बता दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, अगला वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है व्हाई शुड द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। बेटा एक्चुअली में क्या ये सिलेबस से आपकी हट चुका है, इसलिए मैंने आपको बेटा पढ़ाया नहीं था। फिर भी बेटा मैं बता दूं कि दो तरह के होते हैं मैग्नेट, एक होते हैं परमानेंट मैग्नेट और एक होते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब होता है जिसके अंदर में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म डेवलप रहे, बना रहे। तो वो तभी संभव होता है जब उस मटेरियल की कोरोसिविटी ज्यादा होती है। If you say that the corrosivity of this material is high, that means it has a residual magnetism। आपको याद है, आपको मैंने बताया था कि जब हम किसी मटेरियल को पहले करते हैं मैग्नेटाइज और फिर करते हैं डीमैग्नेटाइज, याद आ गया। तो उसमें मैंने आपको बेटा ये कहा था कि जब आप ऐसा कर रहे होते हैं, तो जब हम उसको वापस कर देते हैं डीमैग्नेटाइज, तो वो कंप्लीटली मैग्नेटाइज नहीं हो पाता, बल्कि उसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म बच के रह जाता है। उसे कहते थे हम लोग रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, बचा हुआ मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। तो वो जिस मटेरियल में ज्यादा होता है उस वो परमानेंट मैग्नेट बनने के लिए बेटर होता है, और वो उसी का ज्यादा होता है बेटा जिसके अंदर कोरोसिविटी की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। या ये बोल दो कि कोरोसिविटी इज द प्रॉपर्टी
by which material can hold the magnet, can hold the magnet for a long time. ओके, ये है इसका मतलब। हालांकि ये आपके सिलेबस से इसको हटा दिया गया है, इसलिए बेटा इसको मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया था। यदि आप उसको फिर भी मैं तुमको बेटा बता दूं, जो आपका हिस्टैरिसीस लूप है उसको बेटा फिर से पढ़ लेना, उसमें मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, कंपास निडल पिवोटेड अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड फ्री टू मूव इन द मैग्नेटिक मेरिडियन इज ऑब्जर्व टू पॉइंट अलोंग द नंबर 1 वर्टिकल डायरेक्शन एट अ प्लेस ए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट अ प्लेस बी, ठीक है। गिव द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप ऑफ दीज टू प्लेसेस। वो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर इन दोनों जगह पर एंगल ऑफ डिप कितना होगा। एंगल ऑफ डिप का मतलब होता है कि जो ये अभी हॉरिजॉन्टल है उससे कितना बेंड करेगा, ओके। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ आप इसे इतना लिखेंगे कि एंगल मेड बाय द निडल टू हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो सेकंड वाला है बी, उसमें तो आंसर हो जाएगा कि जितने एंगल से वो मुड़ा है। और जब हम बात करते हैं वर्टिकल की, तो वो वहां पर आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगा। पहले वाले में ए में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगा और दूसरे वाले में एंगल ऑफ डिप होगा। ध्यान दो, मैंने आपको बेटा बताया था, ये याद है, मैंने कहा था ये एंगल ऐसे बेंड होता है, ये बेंड होता है, तो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और ये था एंगल ऑफ डिप, ठीक है। ये है, तो पहले का आंसर है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, सेकंड का आंसर है एंगल ऑफ डिप। लास्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ध्यान देना, इसका आंसर है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वाई, क्योंकि आपको मैं बता दूं, एच क्या होता है, बी एच होता था बी साइन एक्स वी कॉस एक्स। तो जब होता ये है कि जब हम लोग पहुंचते हैं 90 पर, जो हॉरिजॉन्टल बटा कंपोनेंट होता है उसकी वैल्यू होती है बी एच इज इक्वल टू, ये बी एच इज इक्वल टू होता है बी कॉस थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 इट विल बिकम 0। ये थीटा 90 का होगा, इसे बोलते हैं, ये क्या है, थीटा एंगल ऑफ डिप है बेटा, ये क्या है यहाँ पर एंगल ऑफ डिप है। और एंगल ऑफ डिप जो है 90 डिग्री का होता है पोल पर। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि जब हम मैग्नेट को ऊपर से नीचे इक्वेटर से ऊपर लेके जाएंगे तो मैग्नेट ऐसे 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 घूमती जाती है। आपको मैंने ये भी कहा था कि जब आप पोल पे पहुंच जाएंगे तो मैग्नेट को खड़ी हो जाती है, सीधी खड़ी, ठीक है ना। इट इज बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ डिप। तो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है कि द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप, या ये the value of horizontal component of Earth's magnetic field will be 0 at North Pole or South Pole. Why? Answer simple है। आंसर क्या है इसका? Because there is angle of dip is 90 degree and we know that BH is equal to B cos theta. Theta is 90 degree, so cos 90 0 हो जाएगा, BH is equal to 0. ओके बच्चे, ये थे आपके 4 क्वेश्चन। पहले वाले को मुझे फिर से भेज देना तो मैं इसको और ढंग से बता दूंगा, ठीक है। वो क्या है एग्जैक्टली, वो क्या पूछ रहा है वो मुझे अभी समझ में नहीं आ पा रहा है ना। आस्था बेटा हो गया? यस सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये आमिर भाई साहब भी आ गए, आमिर भाई साहब भी आ गए, जोड़ दिया तुमको भी? सर मैं लिख देती हूँ अभी। हाँ, वो भी बाद में आया शायद। चलिए, तो हम लोग बिना अपना और समय गवाए हुए हम आगे बढ़ते हैं। और हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की।
एक मिनट बेटा, एक मिनट, क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो बेटा हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे कि जब किसी अल्टरनेटिव करंट से करंट को हम रेसिस्टेंस से पास करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना है ठीक है बेटा, इसका अभी मैं तुमको बताता हूँ, है ना, एक मिनट से। ओके, तो थैंक यू आशा, थैंक यू। चलिए, वेलकम सर। हाँ, तो आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे यदि हम अल्टरनेटिव करंट को किसी इंडक्टर कॉइल से पास करेंगे। आपको याद होगा जो हम लोग परसों जब थे ट्यूसडे को, तो मैंने आपको बताया था कि यदि करंट किसी रेसिस्टर से पास होता है तो देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, दैट मींस दे आर गोइंग at highest point simultaneously and come back to the zero again at the same time। मतलब साथ में बड़े होंगे, साथ में कम होंगे। हाँ, उनके मैग्नीट्यूड में अंतर होगा, लेकिन दोनों अपनी हाईएस्ट वैल्यू को एक साथ अचीव करेंगे और वापस जीरो भी एक साथ होंगे। आज हम बात एसी को यदि हम लोग अल्टरनेटिंग करंट एसी को हम इंडक्टर कॉइल से पास करेंगे तो क्या होगा। तो आज का आपका हेडिंग होना चाहिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। ठीक, यहाँ पर आपको बता दूं जानकारी के लिए, आपको क्या करना है, ये कॉइल ले ली, शायद दिखाई दे रही होगी आपको। ये कॉइल भी आपने बना और यहाँ आपने लगा दिया एसी सोर्स। आपको मैं बोल चुका हूँ ये एसी सोर्स का सिंबल है, ध्यान देना, एरो मत लगाना करंट के लिए। ये एसी सोर्स है, तो इस एसी सोर्स में आप क्या करने वाले हैं, आप यहाँ देखो एसी सोर्स, और इसमें से जो करंट पास होगा वोल्टेज उसको V0 साइन ओमेगा t। मान लो इसका जो इंडक्शन है वो कैपिटल L है। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे कौन बताएगा इन दोनों हिस्से पर, इस जगह पर EMF कितना हुआ। आयुष सर यहाँ पता नहीं सर। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए इन दोनों के एंड पर। सर वी नॉट, कितना सर वी नॉट पीक वैल्यू। श्रेयस श्रेयस लगता है भाई आवाज नहीं पहुंच रही। और कौन बताएगा, आमिर। सर -LdI/dt। क्या
बात है, बिल्कुल सही आंसर है। तो मैंने आपको बेटा बताया था कि वोल्टेज में से कितना होता है, वो याद करो। फैराडे सेकंड लॉ क्या था, याद आ गया? E प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस एल डी आई अपॉन, वेरी गुड बेटा, डी टी। ये लिख दो। अब बनाइए इस डायग्राम को, ऊपर लिख दीजिएगा ऐसे डी एल अपॉन ये एल डी आई अपॉन डी टी। ओके बेटा, Yes, sir. in inductive circuit, alternating voltage is supplied, ये लिखो, E is equal to V naught sin omega t, equation first। V is equal to V naught sin omega t। इतना वोल्टेज आपने बेटा इस कॉइल को दिया। जब आप इसको कॉइल को वोल्टेज देंगे तो इसके अंदर भी एक इंडक्टिव वोल्टेज पैदा होगा, और ये क्या करेगा पता है आपको, ये इस मेन वोल्टेज को अपोज करेगा। तो लिखिएगा द इंड्यूस्ड ईएमएफ across the inductor minus L di upon dt minus L di upon dt, which opposes the growth of current, which opposes the growth of current in the circuit। ठीक, आगे लिखो, as there is no potential drop, across the circuit, so V plus V plus minus L di upon dt is equal to 0। of V is equal to L di upon dt, or di upon dt is equal to V upon L। Substitute the value of V from equation first, then di is equal to V naught sin omega t upon L into ये dt अपने यहाँ रख दिया, तो ये dt हो जाएगा। So finally V है di is equal to V naught upon L sin omega t dt। di is equal to V naught upon L sin omega t dt। Integrating both sides, we get
वी गेट क्या, ये टी आई पास था बेटा। बताओ इसका इंटीग्रल कितना होगा? इसका इंटीग्रल कितना होना चाहिए? सर पता नहीं। मैथ्स स्टूडेंट हो कि बायो? सब बायो। अच्छा ठीक है, माफ किया। आमिर माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। यस, ध्यान रखना बेटा, ये जो कांस्टेंट है v नॉट अपॉन एल, ये तो बाहर आ गया। इसका करेंगे साइन ओमेगा टी का होता है कॉस ओमेगा टी, तो माइनस आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है जी। अब यहां ध्यान दो, इसमें I इज इक्वल टू v नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी हो गया। ठीक है बच्चों, कॉस माइनस कॉस थीटा जो होता है माइनस कॉस थीटा, ये ध्यान रखना बेटा, हमेशा के जो बच्चे बायोलॉजी के हैं वो समझना खास तौर पर, ये होगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 माइनस कॉस थीटा होता है थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ध्यान रखना बेटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, लेकिन हमने इसको पलट दिया है, हमने थीटा माइनस किया है, थीटा माइनस पाई बाई 2, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया माइनस। अब ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है माइनस कॉस ओमेगा टी, तो जहां लिखा है थीटा वहां लिखा है ओमेगा टी, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते थे। तो देखो, since minus cos theta is equal to sin theta minus pi by 2, hence I is equal to v naught upon omega l और sin omega t minus pi by 2। ठीक, हो गया। अब आगे ध्यान रखना बेटा, और I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। वेयर I0 कितना है? V0 अपॉन ओमेगा है। अब कोई मुझसे ये पूछ सकता है कि सर आपसे किसने कह दिया कि ये जो वैल्यू होगी वो I0 होगी? ध्यान दो बेटा, ये क्वेश्चन आपको मुझसे हो सकता था कि सर आपको कैसे पता कि V0 ओमेगा है वो I0 ही होते हैं? मुझे नहीं पता बेटा, मुझे नहीं पता, कि मुझे इतना पता है कि ये जो वैल्यू है साइन वाली, ये होती है डायमेंशन लेस, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया? ये जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू, ये वही होगी जो वैल्यू ये है, यानी कि ये 100% क्या है? करंट है। और चूंकि ये पीक वोल्टेज पर करंट है, तो इसलिए हमने कह दिया इसको भी ये पीक वैल्यू पर करंट दिया। तो आप आगे V नॉट अपॉन ओमेगा L इज इक्वल टू
पीक करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब यहां देखो, अब देखना, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आयुष अब ध्यान दो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आयुष? यस सर। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? सर v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी। और सेकेंड? सर I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी ये लिखा है ना, माइनस पाई। यस सर। इसको जो अभी मैंने काट दिया, इसको इक्वेशन थर्ड मानना है, इसको आई नॉट पर ना, आई नॉट इज इक्वल टू थर्ड मानना। इन ये क्या है? ये है इंस्टेंटेनियस करंट, ये भी क्या है? ये भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है टी टाइम पर। इसका मतलब क्या हुआ, कोई आप मुझे बताओगे? इसको समझो, यदि t इज इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है? v कितना हो जाएगा? 0। और i? सर I माइनस में आ जाएगा। हाँ, सर -1। -1 नहीं, -i0, i की वैल्यू होगी माइनस हाँ माइनस I नॉट। i0। क्यों? ये हो गया 0, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ गया, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो कितना आंसर आ गया? कुछ समझ में आया? आयुष, ये तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ, उस दिन मुझसे कहा था सर ये फेज क्या होता है, समझ में आया अब? यस सर। क्या? यस सर। इसमें सर इस बार वो यहाँ 0 है और देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि टाइम जब 0 है, यानी कि वोल्टेज 0 है, तब करंट मैक्सिमम है। तब करंट क्या है बेटा? मैक्सिमम है। और मैक्सिमम कहां पर है? अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब मालूम क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसको देख के देखो, वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है, वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है। कितने एंगल से? 90 डिग्री एंगल से। अब जब ये मैक्सिमम होगा तब ये 0 हो जाएगा, और फिर ये मैक्सिमम होगा तो ये फिर से 0 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए? आगे पीछे हो गए ना? यस सर। यानी कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे चल रहा है। यानी कि जब वोल्टेज 0 है तब वो पीछे पड़ा है करंट, जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ तब वो 0 हो रहा है करंट। इसके मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। यानी कि आपको समझ में आने लगा कि यदि आपने एसी को किसी कॉइल से पास कर दिया तो उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा। कहानी अभी देखो कैसी, अभी ये देखना धीमे धीमे कि इसमें क्या क्या उल्टा पुल्टा होने वाला है। तो लिखिएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, current lags behind the voltage, current lags behind the voltage by an angle of pi by 2, by an angle of pi by 2। ठीक है, दैट मीन्स
दैट मीन्स इन प्योर इंडक्टिव, ध्यान देना बेटा, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया प्योर। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, in pure inductive circuit there is phase difference, there is 90-degree phase difference between voltage and current. अब ध्यान देना गौर से डायग्राम पर। ये 0 हो गया, ये टाइम हो गया। हम बात कर रहे हैं पहले, ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज के करंट। बोलते नहीं आप लोग, ये वोल्टेज के लिए करंट के लिए है? वोल्टेज। मैंने आपसे कहा था कि जब पूरे उसमें फिक्स रहेगा, डार्क लाइन वोल्टेज के लिए और डॉटेड लाइन करंट के लिए। अब ध्यान देना, अभी सिर्फ ध्यान देना, जब वोल्टेज 0 है तब करंट कहाँ है, मेरा करंट ये हाँ पीछे है लेकिन मैक्सिमम है। अब ध्यान देना, ये ऐसे होगा, ये जब ये मैक्सिमम होगा तो ये कितना हो गया, मिनिमम। अब ये ध्यान देना, ये देखो, ये देखो, अब ये हुआ मिनिमम तो ये हो गया मैक्सिमम। ये देखो, जब ये हुआ 0 तो ये हो गया मैक्सिमम, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इस प्रकार से ये चलता जाएगा। ये हो गया, इसे क्या कहोगे, V0। और ये क्या है, I0। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2 है। बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। यदि आप इसको देखोगे, ये क्या हो गया, I0 और ये क्या हो गया, V0। आपको याद होगा, इसे बोलते हैं टाइम डायग्राम। अब यहां बनेगा साथ में ही फेजर डायग्राम। सर हाँ सर, ये वोल्टेज और ये इनकी पीक वैल्यू कम क्यों है करंट की वोल्टेज से? क्यों भैया, कम क्यों नहीं होगी? I0 क्या होता है सर? पीक वैल्यू ऑफ करंट। गलत, I0 होता है V0/R। अब R की वैल्यू कुछ तो होगी। यस सर। जब R की वैल्यू कुछ होगी तो पक्की बात I0 की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने कहा था कि पीक वैल्यू ऑफ करंट हमेशा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज से कम आती है, हमेशा कम आती है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना, अब ये जो डायग्राम बन रहा है, अब आप क्या करेंगे, इसको कैसे पकड़ना है, यहाँ से देखो, ये इसके एक टेक्निक है बेटा, वो टेक्निक मत भूल जाना, कभी जिंदगी में रखना पाऊंगा कभी डायग्राम। जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे बनाइएगा। ये इस लाइन को ऐसे ऐसे सीधी लेके जाना, ठीक है, और इसको आगे तक लेके जाना। इसके बाद यहां से एक लाइन खींचना सीधी सी, ठीक है। बस ये हो गया आपका V0। इसके बाद क्या करना, ये देखो, ये यहां से एक लाइन फिर खींचना ऐसे, ठीक है। और इसको और इस पर ध्यान देना बेटा, ये जो लाइन खींचोगे ना तो ये एंगल, ये वाला 90 डिग्री आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, इसे आप बोल देंगे I0। ये एंगल कितना है, ये है एंगल ओमेगा टी, और ये कितना एंगल हो गया,
90 डिग्री। तो आप देखो ऑटोमेटिक ये डायग्राम, ये है आपका टाइम डायग्राम, इसे हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम आप देख सकते हो ऑटोमेटिक ये लाइन बड़ी आएगी, ये लाइन छोटी आएगी। एग्जाम हॉल में एज इट इज बन गया, बल्ले बल्ले हो जाएगी। और ये अब जो डायग्राम बनेंगे इनको बनाने में कई बार की प्रैक्टिस लगती है, एक बार की प्रैक्टिस में नहीं होते। तो आपने ये देखा बच्चों कि जब हम वोल्टेज को एसी को हम लोग जब इंडक्टिव सर्किट से पास करते हैं तो उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है और वोल्टेज करंट को लीड करता है, या जो कह सकते हो कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री या π/2 पीछे होता है। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद इसी को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो अभी इसमें कुछ हिस्सा रह गया है, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। ओके, थोड़ा पानी